एक विशाल क्रूज जहाज पर कई कर्मचारी सवार हैं, जो गलती से एक अनजान और सुनसान द्वीप आइलैंड से टकरा जाता है। उन्हें इस बात का एहसास नहीं है कि उस द्वीप पर बेहद खतरनाक चीजें हैं, जो बचे हुए क्रू मेंबर्स का शिकार करना शुरू कर देती है। कहानी की शुरुआत क्रूज जहाज के अमेरिका की ओर बढ़ने से होती है, जो अपने साथ भारी मात्रा में कार्गो ले जा रहा है, जिसमें औद्योगिक उपयोग के लिए विशेष इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और मशीनरी शामिल है। आधे से ज्यादा सफर तय करने के बाद समुद्र अचानक अजीब हो जाता है। लहरें अप्रत्याशित अनप्रेडिक्टेबल तरीके से चलने लगती हैं, जिससे जहाज अपना संतुलन खो देता है, मानो समुद्र खुद उसे पलटने की कोशिश कर रहा हो। जहाज अपने रास्ते से पूरी तरह भटक जाता है और क्रू उसे कंट्रोल नहीं कर पाता। अब जहाज वही जा रहा है जहां लहरें उसे ले जा रही है। यह एक बेहद खतरनाक स्थिति है, क्योंकि चट्टानों से टकराने पर एक भयानक विस्फोट हो सकता है। आखिरकार जहाज बड़ी चट्टानों वाले इलाके में पहुंच जाता है। कोई नियंत्रण न होने के कारण यह जोर से चट्टानों से टकराता है और बचने का कोई मौका नहीं बचता। विस्फोट में पायलट से लेकर क्रू तक सब मारे जाते हैं और सारा सामान समुद्र में बिखर जाता है। ऐसा लगता है कि आज एक ही साथ कई जाने गई हैं। कुछ देर बाद एक छोटी नाव दिखाई देती है, जिसमें 3 बचे हुए क्रू मेंबर्स होते हैं, जो धमाके से बच निकले थे। डरे हुए और भटके हुए, उनके पास कोई साफ योजना नहीं है। वे विशाल समुद्र से घिरे हैं और दूर तक कोई जमीन नहीं दिख रही। हालांकि उनके पास एक नक्शा है, लेकिन वे उसका सही इस्तेमाल नहीं कर पाते। उनकी मौजूदा लोकेशन पूरी तरह अनजान है, जो दिखाता है कि वे अपने रास्ते से बहुत दूर आ चुके हैं। थके हुए और कम संसाधनों के साथ तीनों सिर्फ जिंदा रहने की प्रार्थना कर सकते हैं और किसी सुरक्षित जगह की उम्मीद करते हैं। वे घनी धुंध के बीच नाव पर इंतजार करते हैं, जहां उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता। सुबह होने पर उनकी किस्मत थोड़ी चमकती है, जब उन्हें दूर एक द्वीप दिखता है। उसकी तरफ नाव चलाने का फैसला करके वे इस अनजान द्वीप के किनारे पहुंचते हैं, जो किसी भी नक्शे में नहीं है। हालांकि यह द्वीप वीरान लगता है, लेकिन जमा देने वाले ठंडे पानी में रहना मौत को दावत देने जैसा होगा। इसलिए उनके पास उतरने और आराम करने के अलावा कोई चारा नहीं है। कम से कम द्वीप पर उन्हें कुदरत से कुछ ऐसा मिल सकता है जो उन्हें कुछ वक्त जिंदा रख सके। इस बात से अनजान कि वे कितनी बड़ी गलती करने जा रहे हैं, तीनों बीच पर कदम रखते हैं, यह नहीं जानते हुए कि वहां उनका इंतजार इससे भी बड़ा खौफ कर रहा है। जब वे आराम कर रहे होते हैं, अचानक एक बूढ़ा आदमी सामने आता है, जिससे तीनों चौंक जाते हैं। उसका नाम हेनरी है और वह पूछता है कि वे द्वीप पर क्यों आए हैं। जहाज के हादसे और उनके बचने की कहानी सुनने के बाद हेनरी उन्हें अपने घर ले जाता है। द्वीप पर किसी और इंसान को जिंदा पाकर राहत महसूस करते हुए वे उसकी मेहमान नवाजी स्वीकार करते हैं। हेनरी उन्हें खाना देता है और घंटों की भूख के बाद वे भुक्कड़ों की तरह खाते हैं। खाने के दौरान हेनरी उनकी यात्रा के बारे में पूछता है और कॉस्टली और जिम सारी घटना बताते हैं। हेनरी उन्हें भरोसा दिलाता है कि वे जब तक चाहे वहां रह सकते हैं, लेकिन तीनों को चिंता है कि शायद उनके कुछ और साथी जिंदा हो और समुद्र में फंसे हों। वे सर्वाइवर्स को सिग्नल देने के लिए किनारे पर एक बड़ी आग जलाने का सुझाव देते हैं और हेनरी खाना खत्म करने के बाद मदद के लिए मान जाता है। नाव पर रहते हुए कॉस्टली के हाथ में चोट लग गई थी, इसलिए हेनरी उन तीनों को द्वीप के एक और निवासी डग नाम के आदमी के पास ले जाता है, ताकि घाव का इलाज हो सके। जिम और पेरिस मदद के लिए डग के साथ जाते हैं। सब कुछ सामान्य लगता है और निवासी दयालु दिखते हैं, लेकिन द्वीप बहुत बड़ा है और खाली अबैंडन घरों से भरा हुआ है, और इन 4 लोगों के अलावा वहां कोई और रहता हुआ नहीं दिखता। इतने बड़े द्वीप पर यह बात तीनों के मन में सवाल पैदा करती है, वहां सिर्फ 4 लोग क्यों हैं? वे सब लोग कहाँ गए जो कभी इन खाली घरों में रहते थे? उनका शक बढ़ता है और वे सच्चाई जानने के लिए मजबूर महसूस करते हैं। डग समझाता है कि उन्हें ठीक होने के लिए कुछ दिन रुकना होगा, क्योंकि उनके शरीर पर चोटें हैं और समुद्र का पानी इन्फेक्शन फैला सकता है। हेनरी बताता है कि कई साल पहले द्वीप पर बहुत लोग थे,
लेकिन वक्त के साथ ये बंजर हो गया और संसाधन खत्म हो गए। ज्यादातर लोग चले गए, लेकिन हेनरी और उसके परिवार ने रुकने का फैसला किया क्योंकि वे उस जगह को नहीं छोड़ना चाहते थे जहां वे पूरी जिंदगी रहे। यह वजह ठीक लगती है, इसलिए तीनों कुछ देर के लिए निश्चिंत हो जाते हैं और कुछ दिन और रुकने का फैसला करते हैं। हालांकि एक बेचैनी अभी भी है। द्वीप बहुत शांत है, डरावना हद तक शांत। रात को सोते वक्त कॉस्टली को जंगल से अजीब आवाजें सुनाई देने लगती हैं। यह बताए जाने के बावजूद कि द्वीप पर कोई और नहीं रहता, जिम और पेरिस भी वही महसूस करते हैं और उनका शक बढ़ता है। वे खोजबीन करने और छुपी हुई सच्चाई जानने का फैसला करते हैं। अगली सुबह वे बिना इजाजत लिए चुपके से निकल जाते हैं। डग उन्हें रोकने की कोशिश करता है, चेतावनी देता है कि रात में जंगल खतरनाक है और उन्हें वहां कुछ नया नहीं मिलेगा, लेकिन तीनों खुद चेक करने की जिद करते हैं। वे दूर तक जाते हैं, हर खाली घर को देखते हैं। जैसा डग ने कहा था, उन्हें कुछ नहीं मिलता, ना जानवर न ही कीड़े मकोड़े। एक सुनसान द्वीप जहां सिर्फ 4 जिंदा लोग हैं। यह कॉस्टली और पेरिस के शक को गहरा करता है। वे अलग अलग दिशाओं में ढूंढने का फैसला करते हैं और कुछ घंटों बाद मिलने का एक पॉइंट तय करते हैं। घंटों तक जंगल में भटकने के बाद कॉस्टली सबसे पहले मीटिंग स्पॉट पर वापस आता है, जहां लिया और जिम पहले से इंतजार कर रहे हैं। लेकिन पेरिस वापस नहीं आया। जैसे ही अंधेरा होता है, जंगल में घना अंधेरा छा जाता है। पेरिस को देखने में दिक्कत होती है और जख्मी पैर के साथ चलना मुश्किल हो जाता है। घबराहट बढ़ती है और वह रास्ता ढूंढने की कोशिश में खो जाता है। उसे अजीब आवाजें सुनाई देने लगती हैं, जैसे कोई उसे देख रहा हो। पेरिस अपने दोस्तों को चिल्लाता है, लेकिन वे बहुत दूर हैं। हताश होकर वह सामने दिख रही एक साफ जगह की तरफ बढ़ता है। उसका चेहरा डर से भरा हुआ है। इसी बीच कॉस्टली जिम को बताता है कि पेरिस वापस नहीं आया और शायद खो गया है। वे उसे ढूंढने के लिए तुरंत जाना चाहते हैं। डग यह खबर सुनकर समझ जाता है कि पेरिस जंगल में फंस गया है और परेशान हो जाता है। वह उन्हें चेतावनी देता है कि रात में बाहर जाना उनकी जान खतरे में डाल देगा और सुबह तक रुकने को कहता है। चिंता के बावजूद कॉस्टली और जिम डग की बात मानते हैं और रात भर इंतजार करते हैं। अगली सुबह वे अपने दोस्त को ढूंढने जंगल में जाते हैं। जिसका डर था वही सच होता है। उन्हें पेरिस की लाश जमीन पर मिलती है। वे सदमे में और लाजवाब रह जाते हैं। कॉस्टली और जिम समझ नहीं पाते कि क्या हुआ। सारे क्रू मेंबर्स ताकतवर और बहादुर थे और पेरिस जैसा इंसान इतनी आसानी से नहीं मारा जा सकता था। पेरिस के शरीर पर घाव देखकर साफ पता चलता है कि उसे ऊंचाई से धक्का दिया गया था। सबसे बुरी बात यह है कि अब वे द्वीप पर फंस गए हैं और रेस्क्यू टीम के आने तक वहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं है। कॉस्टली और जिम अलग जाकर स्थिति पर बात करते हैं। उन्हें यकीन है कि द्वीप पर कुछ अशुभ लग रहा है और इसी रहस्यमयी ताकत ने पेरिस की जान ली है। सच्चाई जानने के लिए वे जांच करने का फैसला करते हैं। उनका शक द्वीप पर रहने वाली 2 लड़कियों पर जाता है। जब से वे आए हैं, क्लेयर और लिया का बर्ताव अजीब रहा है। उनकी पहली मुलाकात में लड़कियों ने उन पर हमला करने की कोशिश भी की थी, लेकिन हेनरी ने सही वक्त पर रोक लिया था। उन्होंने यह भी देखा कि रात में उन 2 लड़कियों के शरीर बदल जाते हैं। उनकी त्वचा का रंग बदल जाता है और आंखें अजीब हो जाती हैं। हेनरी और डग बताते हैं कि यह एक दुर्लभ बीमारी है जिसका शहर में कोई इलाज नहीं है, इसीलिए उन्हें देखभाल के लिए द्वीप पर लाया गया था। लेकिन क्लेयर ज्यादा खतरनाक लगती है। कहा जाता है कि रात में वह कंट्रोल खो देती है और उसे कमरे में बंद करना पड़ता है। क्लेयर एक बड़ी आग के सामने अजीब अनुष्ठान भी करती है, काला लिबास पहनकर, जैसे कोई जादू टोना कर रही हो। पहले कॉस्टली और जिम इसे अंधविश्वास मानकर ध्यान नहीं देते, लेकिन पेरिस की मौत के बाद उनका शक बढ़ता है। उन्हें लगता है कि उन 2 औरतों ने ही रात में पेरिस को मारा होगा। बिना किसी ठोस सबूत के वे फिलहाल घर छोड़ने का फैसला करते हैं। हालांकि उनके मन में शक बना रहता है।
उस रात दोनों आराम करने कमरे में जाते हैं, लेकिन कॉस्टली सो नहीं पाता। वह सच्चाई जानना चाहता है। ढूंढते हुए उसे अचानक जमीन पर एक पुरानी डायरी मिलती है। वह उसे कमरे में लाता है और पढ़ना शुरू करता है। डायरी के अंदर द्वीप का इतिहास लिखा होता है, जिससे कॉस्टली पूरी तरह हिल जाता है। हेनरी ने कहा था कि उसका परिवार इसलिए रुका क्योंकि बाकी लोग संसाधन खत्म होने पर चले गए थे। डायरी कुछ और ही कहानी बताती है। बाकी लोग कभी गए ही नहीं, उन्हें मार दिया गया था। डरा हुआ कॉस्टली तुरंत जिम को सब कुछ बताता है। वो जिद करता है कि उन्हें तुरंत द्वीप छोड़ना होगा। पेरिस मर चुका है और उसकी मौत द्वीप के राज्य से जुड़ी है। अगर उन्होंने जल्दी नहीं की तो अगले शिकार वे होंगे। दोनों फिलहाल जांच रोककर भागने का प्लान बनाते हैं। खुशकिस्मती से जिस नाव से वे आए थे वो ज्यादा दूर नहीं है। वे अपना सामान इकट्ठा करते हैं। रात के अंधेरे में चुपके से नाव तक पहुंचने और जल्द से जल्द द्वीप छोड़ने का इरादा करते हैं। लेकिन अंधेरा होते ही घनी धुंध फॉग जंगल को घेर लेती है। कुछ दिखाई नहीं देता और वे सही दिशा तय नहीं कर पाते। घनी धुंध से घिरे हुए वे बुरी तरह फंस जाते हैं। जमीन के करीब आने पर धुंध थोड़ी कम होती है। रास्ता देखने के लिए वे जमीन से सटकर रेंगते हुए आगे बढ़ते हैं। इससे वे धुंध की हल्की परतों से देख पाते हैं। इस तरीके से वे सबसे घने इलाकों से निकलने में कामयाब होते हैं। हालांकि आगे बढ़ते हुए उन्हें खतरों से बचने के लिए सतर्क रहना पड़ता है। कॉस्टली और जिम तब डर जाते हैं जब उन्हें बहुत से लोगों की बचाव की आवाजें सुनाई देती हैं। उनका ध्यान सिर्फ नाव ढूंढने और भागने पर है, लेकिन घनी धुंध की वजह से उन्हें समुद्र नहीं दिखता। एक वक्त पर वे एक खतरनाक चट्टान के किनारे पहुंच जाते हैं। एक गलत कदम का मतलब मौत हो सकता है। खुशकिस्मती से हेनरी सही वक्त पर आ जाता है, उन्हें दूर से देख लेता है और रुकने का आदेश देता है। कॉस्टली और जिम जम जाते हैं और हेनरी उन्हें वापस घर बुलाता है। वह उनकी लापरवाही के लिए उन्हें डांटता है और बताता है कि द्वीप से भागना नामुमकिन है। जिसने भी पहले कोशिश की वह मारा गया। पेरिस भी उनमें से एक था। शुरू में कॉस्टली और जिम हेनरी को पूरी तरह नहीं समझ पाते, लेकिन धीरे धीरे वह द्वीप के राज खोलने लगता है। वह बताता है कि सालों पहले द्वीप पर अलग अलग देशों के लोग रहते थे, जो सीमित संसाधनों के साथ जिंदा रहने के लिए संघर्ष कर रहे थे। जमीन बंजर थी, खाना कम था। बावजूद मुश्किलों के लोगों ने रहने के लिए पत्थर के घर बनाए। एक दिन सुनहरे बालों वाली और अद्भुत सुंदरता वाली एक औरत द्वीप पर आई। उसका आना सबके लिए हैरानी भरा था और फिन जल्दी ही समुदाय का हिस्सा बन गई। हैरानी की बात यह थी कि फिन के आते ही द्वीप खुशहाल होने लगा। पेड़ और फल खूब उगने लगे। लोग फिन को देवी मानने लगे, यह सोचते हुए कि उसकी वजह से समृद्धि आई है। बंजर जमीन उपजाऊ हो गई। सारा श्रेय फिन को दिया गया। सच्चाई में फिन कोई आम औरत नहीं थी। वह साक्षात देवी का अवतार थी, जो इंसान के रूप में लोगों की मदद करने आई थी। लोगों के लिए वह आम औरत थी, लेकिन सब कुछ एक दैवीय योजना के तहत हो रहा था। फिन की वजह से द्वीप के हालात पूरी तरह सुधर गए, लेकिन जैसा कहा जाता है, कुछ इंसानी सभ्यताएं खुशहाली बर्दाश्त नहीं कर पाती। वे अपनी ताकत दिखाना चाहते हैं। एक दिन द्वीप पर एक शराबी आदमी फिन पर हमला करता है। वह उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है और जंगल में उसकी चीखें सुनने के बावजूद कोई मदद के लिए नहीं आता। शराबी आदमी फिन को बुरी तरह मारता है, उसे बेहोश छोड़ देता है और वह वही दम तोड़ देती है। आखिरी सांस तक रोती रहती है। फिन को मारने के बाद आदमी और उसके साथियों को अपने अपराध का एहसास होता है। वे उसकी लाश छुपा देते हैं, यह सोचकर कि किसी को पता नहीं चलेगा और द्वीप खुशहाल रहेगा। लेकिन उस पल से पूरे द्वीप पर एक श्राप लग जाता है। उपजाऊ जमीन और पेड़ अचानक नष्ट हो जाते हैं। द्वीप पर जीवन खत्म होने लगता है। पुरुष निवासी रहस्यमयी तरीके से मरने लगते हैं, जिन्हें कोई और नहीं बल्कि महिला निवासी कंट्रोल करती है। उनकी आंखें और हाव भाव बदल जाते हैं, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें सभी मर्दों को मारने के लिए मजबूर कर रही हो, चाहे वो कोई भी हो। श्राप इतना गहरा है कि कोई भी जहाज जो द्वीप के करीब आता है
खराब हो जाता है और नष्ट हो जाता है। कोई भी द्वीप से बच नहीं सकता। जिम और पेरिस भी इससे अलग नहीं है। पेरिस मर चुका है और अब कॉस्टली और जिम का वही हाल होने वाला है। हेनरी पूरा सच बताता है। देवी अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके क्लेयर और लिया को कंट्रोल करती है। उनसे किसी भी आने वाले को मरवाती है, जैसे उन्होंने पेरिस को मारा। ये श्राप कई सालों से है। खतरे के बावजूद कॉस्टली और जिम भागने की कोशिश करते हैं। कई सालों से लोगों की मौत देखकर हेनरी थक चुका है और श्राप तोड़ना चाहता है। वह कॉस्टली और जिम को भागने में मदद करने का प्लान बनाता है। रात में क्लेयर और लिया बेहद खतरनाक हो जाती है। उनकी आंखें सफेद हो जाती हैं। हेनरी चुपके से उन्हें बांध देता है ताकि कॉस्टली और जिम को भागने का मौका मिले। हालांकि देवी की शक्ति बहुत ज्यादा है और वह अब भी क्लेयर और लिया को हमला करने के लिए उकसाती है। हेनरी कॉस्टली को बचाने के लिए संघर्ष करता है, लेकिन मारा जाता है। जिम किसी तरह बच निकलता है और जितना दूर हो सके भागता है। खुशकिस्मती से उसे छुपी हुई नाव मिल जाती है और वह द्वीप से भागने की कोशिश करता है। जिम नाव पर चढ़ता है और पानी में आगे बढ़ता है, लेकिन द्वीप का श्राप बहुत ताकतवर है। वह उसे भी अपने कब्जे में ले लेता है। उसकी आंखें अजीब हो जाती हैं और शरीर बदलने लगता है। वह दर्द में तड़पता है और पानी में गिर जाता है और किसी को नहीं पता चलता कि उसका क्या हुआ। एक बार फिर द्वीप का श्राप एक और जान ले लेता है। इसके बाद क्लेयर और लिया सामान्य हो जाती है। श्राप के प्रभाव में उन्होंने जो मौतें की, उनका एहसास होने पर वे अपराध बोध गिल्ट बर्दाश्त नहीं कर पाती। वे एक ऊंची चट्टान पर चढ़ती हैं और कूदकर अपनी जान दे देती हैं। द्वीप पर देवी के कंट्रोल करने के लिए कोई औरत न बची होने के कारण श्राप धीरे धीरे कम हो जाता है। द्वीप सुरक्षित हो जाता है। हालांकि जिम की किस्मत अनजान रहती है, एक रहस्य बनकर। आखिरकार द्वीप पूरी तरह गायब हो जाता है और उसके साथ ही उसके गहरे राजों की कहानी भी खत्म हो जाती है।